हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज ना आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ 1 महीने से। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना मुझे डीएम भी आया था कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, आप कहाँ हैं। तो गाइस सॉरी, मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई और इतने टाइम से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो शूट करके रखे थे बट मन नहीं कर रहा था कि मैं एडिट करूं या मैं कोई भी काम करूं, तो इसलिए नहीं किया। और आज वही बताने के लिए आई हूँ कि क्यों नहीं किया। 1 महीने से मैं कहाँ गायब थी, क्यों नहीं आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही थी। सो गाइज, शायद मैं आप लोगों को ना ये बात कभी भी नहीं बताती, बट रोहित का कहना था कि आप सबका हक है ये बात जानने का कि मैं 1 महीने से कहाँ गायब थी, मैंने 1 महीने से वीडियोस क्यों नहीं शेयर किया। और आई नो आप मेरी फैमिली हैं, मेरी खुशियों में मेरे दुख में आप हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे मालूम है। और यही सोच कर के आज मैं आप लोगों के साथ ना ये बात शेयर कर रही हूँ और बहुत हिम्मत करके ये बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात से मैं दुखी हूँ, जो बात मुझे हर्ट कर रही है, वो मैं अपनी फैमिली को क्यों बताऊँ, उन्हें मैं क्यों दुखी करूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेरा ये थॉट गलत हो और कुछ लोग मुझे समझ पाए कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ। बट गाइज, जो भी है, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 1 महीने से मैंने कोई भी काम क्यों नहीं किया। 9 दिसंबर तक तो आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मैं रेगुलरली काम कर रही थी, वीडियोस अपलोड कर रही थी और मैं 10th से गायब हो गई थी। सो गाइज, मेरी घर में इमरजेंसी आ गई थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी और पापा की भी तबीयत गड़बड़ थी। 10 को फ़ोन आया तो मैं निकल गई अपने होम टाउन भोपाल। 10 तारीख को फ़ोन आता है कि मम्मी की तबीयत गड़बड़ हो गई है, मम्मी को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भाई का कॉल आया तो मैंने कहा ठीक है, लेके जाओ, मम्मी को दिखाओ कि क्या हो गया है। जब वहाँ पहुँचे तो मम्मी को आईसीयू में एडमिट कर लिया। मैंने ये बात सुनी और मैं तुरंत यहाँ से रात को ही निकल गई। 11th को पहुँची, वहाँ पहुँच के देखा कि मम्मी आईसीयू में है। क्या हुआ था पता था मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। 20 दिसंबर को मम्मी को पहली बार चक्कर आए थे और डॉक्टर को हमने तब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उनका शुगर बहुत हाई है, इस रीज़न से उन्हें चक्कर आ रहे हैं। दवाइयाँ चलती रही, मम्मी दवाइयाँ खाती रही, शुगर एकदम उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। आई मीन शक्कर नहीं खा रही थी, आलू नहीं खा रही थी, राइस नहीं खा रही थी। जिन जिन चीज़ों से शुगर बढ़ सकती थी वो सब उन्होंने बंद कर दिया था। तो हम सबको लगने लगा था कि मम्मी की तबीयत ठीक हो रही है, मम्मी ठीक हो रही हैं। बट अचानक से वो 2 स्टेयर्स चढ़ी थी और उनको इतना ज़्यादा थकान होने लगी थी, वो इतना हाँफने लगी थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला, ईसीजी किया डॉक्टर ने और ईसीजी में पता चला कि मम्मी का जो हार्ट रेट है वो 34 चला गया है। हार्ट पंप नहीं कर रहा है, 34% पंप कर रहा है। ये बहुत डेंजरस था, बहुत ज़्यादा। और उसी टाइम पता चलता है कि मम्मी का बीपी भी बहुत हाई है। शुगर ऑलरेडी हाई था, वो कंट्रोल नहीं हुआ था। बीच में मम्मी ने चेक किया था, तभी भी हाई था, बट दवाइयाँ चल रही थी तो उन्हें लगा कि कंट्रोल हो जाएगा। उस टाइम पे उनका हार्ट 34% पंप कर रहा है, उनका शुगर बहुत हाई है, उनका बीपी बहुत हाई है। और साइड में पापा का बीपी भी बहुत हाई है। पापा का बीपी ऑलमोस्ट 200 चला गया था। भाई ने हॉस्पिटल ले गया पापा और मम्मी को। मम्मी पापा को दिखाया डॉक्टर को और मम्मी को आईसीयू में एडमिट किया। पापा को कुछ इंजेक्शंस दिए जिससे कि उनका बीपी कंट्रोल हो जाए। इन सब में एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे जो नेबर्स हैं, मतलब मेरा जो मायका है, वहाँ के जो नेबर्स हैं, वो एकदम हमारी फैमिली है। मैं तो बाद में पहुंची थी, बट जो हमारे नेबर्स हैं वो सब पहले से वहाँ पहुंच गए थे और साथ ही थे, पूरी रात मम्मी के साथ रुके थे। इनफैक्ट मैं आज रात निकली थी तो मैं कल इवनिंग वहाँ पहुंची थी, क्योंकि ट्रेन इन दिनों बहुत लेट हो रही थी। तब तक सब लोग साथ थे, मेरे पापा के, मेरे भाई के, मेरे मम्मी के। सो ऐसे नेबर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे नेबर्स होना चाहिए। ये
भगवान के बाद यदि कोई होता है ना तो वो यही होते हैं, कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे पड़ोसी, यही सब काम आते हैं। रिश्तेदार तो काम आते ही हैं बट वो बहुत बाद में आते हैं। जब एक्चुअल में सर पे चीज़ें आ जाती हैं ना तो आपके पड़ोसी सबसे पहले आके खड़े होते हैं, और आपके दोस्त, रिश्तेदारों तक तो बात बहुत बाद में पहुंचती है, बात जो है वो बहुत बाद में पहुंचती है। सो मैं पहुंची 11th को, और पहुंच करके मैं सीधे हॉस्पिटल गई स्टेशन से। मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो आईसीयू में है, और जिस हालत में मैंने उन्हें देखा वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मुझे बहुत 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 ख़राब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी मम्मी को मैंने ऐसे नहीं देखा था। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं शादी के पहले मम्मी के साथ थी, बट ना कभी मम्मी को मैंने देखा कि उनको सर्दी खांसी हो रही है, ना कभी मैंने देखा कि मम्मी बिस्तर में लेटी हुई हैं, वो कोई काम नहीं कर रही हैं, वो सुबह उठ नहीं रही हैं, कभी भी नहीं। हमने हमारी मदर को ऐसे कभी भी नहीं देखा, और उस दिन उनको वैसे देखना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। जैसे तैसे मैंने कंट्रोल किया मैं नहीं रोई हाँ, बट मैं यहाँ पर ट्रेन में जब बैठी थी और जब मुझे न्यूज़ मिली थी, तब से लेकर के जब मैं अपने होम टाउन पहुँच जाती, उस पूरी जर्नी में मैं सिर्फ रो रही थी और भगवान जी से लड़ाई कर रही थी कि ऐसा क्यों किया आपने, कुछ गलत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं नहीं रोऊंगी, बट आई नो कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये बहुत इमोशनल पार्ट है, तो आंसू तो निकल ही जाने हैं मेरे। बट मैं बहुत सोच के बैठी थी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं रोना है। सो गाइज, मम्मी के लिए तो डेंजरस था ही, तुरंत मम्मी को सर्जरी के लिए बोला था, बट भाई कोई हम नहीं पहुँचे थे, मैं नहीं पहुँची थी, मेरे हस्बैंड नहीं पहुँचे थे, तो भाई कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, इसलिए भाई ने वेट किया। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पापा का बीपी भी 200 चला गया है। तो पापा के, क्योंकि पापा को 2006 में ब्रेन हैमरेज हुआ था, उनकी ब्रेन हैमरेज सर्जरी हो रखी थी, एंड 2019 में उनको फिर से पैरालिसिस हुआ था बिकॉज ऑफ बीपी हाई हुआ था, तो फिर से उनको पैरालिसिस हुआ था। फर्स्ट टाइम भी बीपी के कारण उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, एंड ये थर्ड टाइम था जब उनका बीपी 200 जा रहा था। तो बहुत डेंजरस था पापा के लिए भी, और एक तरफ मम्मी को आईसीयू में देखना, एक तरफ पापा का बीपी इतना हाई होना, जबकि हमें पता है कि ये पापा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत डिफ़िकल्ट। तो मैं पहुंच गई थी, सब कुछ मैंने अपने कंधों में ले लिया था। मम्मी को जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा था हमने, वहाँ पर ही पापा को हमने बीपी के लिए कुछ इंजेक्शन बात किए थे डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कुछ एक इंजेक्शन दिया जिससे कि उनका बीपी कंट्रोल हुआ, और कंट्रोल नहीं हुआ फिर भी 170 175 जा रहा था, 200 नहीं था, 175 आ गया था। उसके बाद मम्मी के लिए मैंने उनसे ट्रीटमेंट पूछा कि जो वो मम्मी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, तो उनका कुछ स्टाफ कहता है कि एक इंजेक्शन चल रहा था मम्मी को, कुछ स्टाफ कहता है कि ये उनका बीपी कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन है, एंड उनके कुछ स्टाफ कहता है कि ये आपके हार्ट को पंप करने के लिए, क्योंकि वो 35% काम कर रहा था, वो प्रॉपर 60% काम करे, इसके लिए वो इंजेक्शन दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि इनका जो स्टाफ है वो दो बातें क्यों कर रहा है। इंजेक्शन एक ही चीज़ के हो सकते हैं ना, या तो हार्ट के लिए या बीपी के लिए, बट उनके स्टाफ को ही नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए हम मम्मी को इंजेक्शन दे रहे हैं। एंड प्लस मम्मी को टेम्परेरी पेसमेकर में रखा था, ऐसा उन्होंने हमें बताया कि मम्मी को टेम्परेरी पेसमेकर डला हुआ है बिकॉज हार्ट बिल्कुल भी पंप नहीं कर रहा है। 34% बहुत डेंजरस होता है, पेसमेकर के थ्रू उनका हार्ट अच्छे से काम करेगा। मैं गई, मैंने बात किया डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली सर्जरी करनी होगी, आपका वेट कर रहे थे, आप आए हैं, आप हमें बताइए। बट ऊपर जो मैं बात सुन के आई थी वो मुझे समझ ही नहीं आई।
कि ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इनके स्टाफ को पता ही नहीं है क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स हैं जो पूरा दिन पूरी रात देखते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं आप सबको पता है वो सिर्फ एक बार राउंड पे आते हैं सुबह एंड शाम को। तो उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो फिर मैं वहाँ कैसे सर्जरी कराऊँ मम्मी की, राइट। और छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी नाम है इस हॉस्पिटल का। जो ये हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ ये भी भोपाल में है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ऐसा मुझे लोगों से पता चला था, ऐसा उसका रिव्यू था और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। और वहाँ के डॉक्टर्स ये बात कर रहे थे। 11th की रात में वापस आ गई डॉक्टर से बात करके, और आकर के बस मैं यही सोच रही थी कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि वहाँ सर्जरी कराना मुझे सेफ नहीं लग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग 12th की मैं उठती हूँ और उठ कर के मैं सीधे जाती हूँ एम्स हॉस्पिटल। भोपाल में एम्स हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। वहाँ पहुँच के मैं सीधे कार्डियो डिपार्टमेंट में जाती हूँ। कार्डियो में पहुँच कर के डॉक्टर किशले श्रीवास्तव हैं यहाँ पर, मैं उनसे मिलती हूँ। इतना इजी नहीं था, ना तो वहाँ बिना ओपीडी के मिलने देते हैं, ना ही आप डॉक्टर तक पहुँच सकते हैं वहाँ, इतना इजी नहीं है एम्स में जाकर के मिलना। अब मेरे भगवान मेरे साथ थे, इसलिए मुझे सारे रास्ता मिलते गया और सब कुछ बहुत इजीली अच्छे से होता गया। डॉक्टर मुझसे मिले, उन्होंने आईसीयू में बेड खाली कराया, उन्होंने एक पेसमेकर अरेंज कराया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे अपनी मदर को वहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज उस हॉस्पिटल में है मम्मी और पेसमेकर लगा हुआ है उन्हें टेम्प्रेरी। उस टेम्प्रेरी पेसमेकर के साथ मुझे उन्हें इस हॉस्पिटल में लाना है, तो कैसे लाना है। उन्होंने मुझे सब गाइड किया, बिकॉज मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं तो जानती ही नहीं थी कि मुझे करना कैसे है। तब तक मेरे हस्बैंड ट्रेन में ही थे, ट्रेन बहुत लेट हो रही थी उस टाइम पर, तो उनकी ट्रेन भी 11-12 घंटे लेट थी। वो 12th मॉर्निंग सुबह पहुंचने वाले थे, बट वो 12th की शाम को 5 बजे पहुंचे हैं वो। तो बहुत लेट ट्रेन चल रही थी, तो मैं उनसे भी कुछ भी डिस्कस नहीं कर पा रही थी। भाई ऑलरेडी डरा हुआ था मम्मी की तबीयत को लेकर के, क्योंकि वो मम्मी से बहुत अटैच्ड है, वो मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वो मम्मी को इस हाल में देख नहीं पा रहा था। एक तरफ पापा जिनका बीपी ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है कि मैं उनसे कुछ बात नहीं कर सकती, उनको तो हमने ये भी नहीं बताया था कि मम्मी को प्रॉब्लम क्या हुई है, सब कुछ मुझे ही करना था। ऐसे टाइम पे ना आपके पास हमें दिखता नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं कि भगवान है नहीं है, बट ऐसे टाइम पे जब आपको एक हिम्मत मिलती है ना, तो उससे विश्वास होता है आपका और स्ट्रांग होता है बिलीव कि नहीं, कोई एक ऐसी पावर है जो आपको ये सब कुछ करने की हिम्मत दे रही है, आपको रास्ता दिखा रही है। वरना आप सोचिए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि मुझे जाके पूछना है कि इंजेक्शन किस चीज़ के लिए है, या मुझे एम्स हॉस्पिटल जाना है, या मुझे एम्स में अंदर वो एंटर करने देंगे, या मुझे डॉक्टर से मिलने देंगे, क्योंकि एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एम्स एक सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे लाइन लगाने के बाद भी नंबर नहीं आता है लोगों का। यहाँ पे टेस्ट के लिए 2-2, 3-3 हफ्तों के ड्यू डेट चल रही होती हैं कि अब आइएगा अब आइएगा, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन बाद बुलाते हैं। और मुझे सडनली वहाँ पहुँच कर के डॉक्टर मिल भी जाते हैं, आईसीयू में बेड भी मिल जाता है, मुझे पेसमेकर भी मिल जाता है टेम्परेरी। कैसे? ये एक पावर ही है जो हमारे साथ है और जिसे हम कहते हैं हमारा भगवान। मेरा बहुत बिलीव है साईं बाबा और माता रानी पे, तो दोनों से मैंने प्रार्थना करी थी कि माता रानी, साईं बाबा, आप मेरे साथ रहिएगा, आप मुझे रास्ता दिखाइएगा, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे आसपास कोई और है नहीं जिससे मैं कोई सलाह ले पाऊँ, जिससे मैं बात कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं भाई को बता नहीं सकती थी, मैं पापा को बता नहीं सकती थी, मम्मी ऑलरेडी बीमार थी, किसे बताती, किससे बात करती। तो मैं वहाँ से निकलती हूँ, एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करके सब कुछ अरेंज करके मैं जाती हूँ वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें मेरी मदर एडमिट थी। वहाँ पे जाकर के मैं डॉक्टर से मिलती हूँ, उनसे मैं बात करती हूँ, उनसे मैं पूछती हूँ कि मम्मी की सिचुएशन क्या है। बट उसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे तो मेरा विश्वास पूरा ही ख़त्म हो जाता है कि उस हॉस्पिटल में मुझे रखने का जो मतलब मैं डाइसी थी कि मैं इधर से मम्मी को लेके जाऊँ नहीं जाऊँ। मम्मी के लिए
डेंजरस तो नहीं होगा कि यहाँ से मैं लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बट जब मैं वहाँ जाती हूँ और मुझे उन डॉक्टर से मिलना होता है और जो मैं सुनती हूँ, उसके बाद मेरा विश्वास और स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, मुझे अपनी मम्मी को यहाँ से तो लेकर ही जाना है। एक्चुअली अंदर डॉक्टर होते हैं, मैं जाती हूँ मैं मिलने उनसे, तो उनके रूम के बाहर एक लेडी होती है, वो मुझसे बोलती हैं कि मैं बात करके आती हूँ डॉक्टर से, उसके बाद आप अंदर जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, परमिशन लेके आती हूँ मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। वो अंदर जाती हैं, वो कुछ देर बाद बाहर आके बोलती हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने आपका 2 दिन वेट किया है, अब आप 2 घंटे हमारा वेट करिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या रिस्पॉन्स था, ये क्या तरीका था अपने पेशेंट की फैमिली से बात करने का। जब एडमिट किया था, अब उस टाइम कह रहे थे कि अर्जेंट में उनकी सर्जरी होनी है, एंड आज जब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन वेट किया, मैं 2 घंटे वेट करूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आया। जब आपको पता है आपके पेशेंट को ज़रूरत है, और मैं किसी रीज़न से वहाँ नहीं पहुँच पाई थी बिकॉज मेरी ट्रेन लेट थी, और जब मैं पहुँची तो वहाँ का रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उस डॉक्टर से नहीं मिली, और तब तक वो जा चुके थे। मैं यदि शाम को उनसे मिलती भी, क्योंकि मैं शाम को पहुँची थी, तो शाम को डॉक्टर जा चुके थे, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ही मिलना था। मैं 12th की ही मॉर्निंग मिल सकती थी। तो उन्होंने काउंट किया 10th को और 11th को, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब 2 घंटे वेट करूं। मेरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है, लिटरली मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और शायद मेरी जगह कोई और भी होता उसका भी दिमाग खराब हो जाता। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं आप लोगों की कंप्लेंट करने वाली हूँ, बिकॉज आपको पता है, आप मुझसे कह रहे थे, आप मेरी फैमिली से कह रहे थे कि अर्जेंट में उनकी सर्जरी करनी है, और अब आप मुझे कह रहे हो कि मैं 2 घंटा और वेट करूँ। ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद वो मुझे थोड़ी देर बाद, फिर भी उन्होंने मुझे आधा घंटा वेट कराया बाहर अपने कैबिन के, नहीं बुलाया इतना इजीली उन्होंने मुझे अंदर डॉक्टर ने बात करने के लिए। और डॉक्टर का ये एटीट्यूड देख करके मुझे तो समझ ही नहीं आया कि यहाँ जितने भी पेशेंट हैं वो क्या सेफ हैं, बिकॉज मेरी मदर तो सेफ नहीं थी। ट्रीटमेंट उन्हें क्या दे रहे थे वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ना तो डॉक्टर का एटीट्यूड मुझे समझ में आ रहा था, ना तो उनके जूनियर डॉक्टर्स को नॉलेज था कि ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है पेशेंट को। तो मुझे तो बिल्कुल भी वहाँ रखना मम्मी को सेफ नहीं लग रहा था। तो डॉक्टर मुझे अंदर बुलाते हैं अपने कैबिन में, डॉक्टर से मैं बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ मम्मी की सिचुएशन, वो मुझे सारी चीज़ें बताते हैं। डॉक्टर से ये बात हुई मेरी, मैंने उनसे बोला कि मुझे आईसीयू एम्बुलेंस चाहिए और पेसमेकर के साथ चाहिए, जिसमें कि अपनी मदर को मैं एम्स में शिफ्ट कर पाऊँ। वो मुझसे कहते हैं कि आपको आईसीयू एम्बुलेंस क्यों चाहिए, आपको अपनी मदर को लेके जाना है, आप लेके जाइए, ऐसे ले जाइए आप। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्योंकि मेरी मदर पेसमेकर में ही है, अभी वो पेसमेकर के साथ है, तो मुझे पेसमेकर के साथ ही उन्हें शिफ्ट करना है, बिकॉज आप ही कह रहे हैं कि बिना पेसमेकर के बहुत रिस्क है। तब मुझे वो डॉक्टर बताते हैं कि मेरी मदर को पेसमेकर लगा ही नहीं है, उन्होंने मेरी मदर को पेसमेकर कभी लगाया ही नहीं। और इस साइड मेरे भाई को और मेरे जो नेबर्स थे उन्हें बताया गया है कि मम्मी पेसमेकर में है, मम्मी को पेसमेकर के साथ रखा गया है, मम्मी पेसमेकर के बिना सरवाइव नहीं कर सकती हैं। एम्बुलेंस की बात करी तब मुझे पता चलता है कि मेरी मदर को उन्होंने टेम्परेरी पेसमेकर कभी लगाया ही नहीं है, मतलब उनको कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं जा रहा था। वो वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ और उनसे बात करूँ और वो सीधे सर्जरी करें। मेरे बहुत बोलने के बाद उन्होंने अपनी एम्बुलेंस दी मुझे, बिना पेसमेकर के साथ दी, क्योंकि पेसमेकर तो लगाया ही नहीं था ना, ये तो झूठ बोलना हुआ, पेशेंट के साथ रिस्क हुआ। उन 2 दिनों में यदि कुछ हो जाता तो क्या, कौन होता उसकी जिम्मेदार, क्योंकि आपने तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। आपने तो मेरी फैमिली को कहा कि आपने पेसमेकर लगाया है, बट आपने तो पेसमेकर में मम्मी को कभी रखा ही नहीं, वो बिना पेसमेकर की थी, तो मतलब आप तो झूठ बोल रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो। तो मैं वहाँ से आईसीयू एम्बुलेंस करती हूँ और मम्मी को लेके एम्स जाती हूँ। एम्स में डॉक्टर किशले श्रीवास्तव के अंडर मम्मी का ट्रीटमेंट चलता है। एम्स में भी मम्मी आईसीयू में शिफ्ट होती है। 2 दिन मम्मी का जो हार्ट है उसको काम करने के लिए इंजेक्शंस दिया जाता है और दवाइयाँ दिया जाता है ताकि उनका शुगर कंट्रोल हो, उनका बीपी कंट्रोल हो, और 2 दिन में मम्मी काफ़ी बेटर हो जाती हैं।
आईसीयू से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है वार्ड में जाने के बाद 2 दिन और रखा जाता है देखने के लिए कि कहीं ऊपर नीचे तो तबीयत नहीं हो रही है, नहीं तो फिर डिस्चार्ज कर देंगे, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो ट्राई कर रहे थे कि सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, बिना सर्जरी के मम्मी ठीक हो जाए। क्यों पेशेंट को ज़बरदस्ती सर्जरी तक ले जाना, जब पेशेंट ऐसे ही रिकवर हो सकता है तो। बट 2 दिन जो वो वार्ड में रहती हैं, उन 2 दिनों में उनको एक बार चक्कर आ जाता है। एक्चुअली 2 बार उन्हें चक्कर आता है। एक बार रात को आता है, जिस मॉर्निंग हम लोग शिफ्ट करते हैं उसी रात को, और एक आता है उसके नेक्स्ट मॉर्निंग। ये 2 चक्कर आने के बाद डॉक्टर कहते हैं एक टेस्ट होता है हॉल्टर, वो टेस्ट करवाते हैं। 24 घंटे का होता है वो, 2 दिन का होता है और हफ्ते भर का भी होता है। बट मेरी मम्मी को 1 दिन का ही था, क्योंकि 1 दिन के लिए जो भी डिसीजन लेना था वो फटाफट हमें लेना था। तो वो 24 घंटे के लिए उन्हें एक हॉल्टर टेस्ट के लिए रखा जाता है, जिसमें कि एक मशीन लगती है, वो पूरे 24 घंटे आपके साथ रहती है। वो मॉनिटर कर रही होती है कि हाँ, आपका हार्ट कितना पंप कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। इस टाइम हम पापा को बता देते हैं कि मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है और छोटी सी डॉक्टर को लग रहा है कि एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। क्योंकि पापा देख रहे होते हैं कि मैं मम्मी को वहाँ से यहाँ ले आई, वहाँ भी मम्मी आईसीयू में थी, फिर मैं उनको यहाँ लेके आई, यहाँ भी आईसीयू में है। तो पापा के हिसाब से ये था कि मम्मी को शुगर और बीपी शूटअप हुआ है, तो वो मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है। तो इतना बड़ा क्या हुआ कि आप आईसीयू से आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तब तक हम पापा को बता देते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। कुछ क्लिप्स हैं जो मम्मी की मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ साइड में। तो ये पूरा एक 24 घंटे हम मम्मी को उसके लिए रखते हैं। जब उसका रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि जो मम्मी का पॉज है, मतलब जो 34% जा रहा था स्टार्टिंग में पंप हार्ट, जो हार्ट रेट 34% जा रहा था, वो जो पॉज था वो बहुत लंबा था, जो कि बहुत डेंजरस था, बहुत ख़तरनाक था। बहुत लंबा पॉज होना जो पेशेंट है उसके लिए बहुत डेंजरस होता है। तो उस हॉल्टर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक लंबा पॉज था और छोटे छोटे पॉज और थे बीच में, जिसके कारण कि इनकी सर्जरी होना कंपलसरी हो गया था। मम्मी को दोबारा फिर आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। मम्मी आईसीयू में रहती हैं। 2 दिन मम्मी को आईसीयू में रखते हैं। 2 दिन बाद मम्मी को टेम्परेरी एंजियो के लिए बुलाते हैं। एक्चुअली एंजियोग्राफी मम्मी की होनी होती है, क्योंकि सर्जरी करनी होती है मम्मी की। तो एंजियोग्राफी में उनको कुछ और भी हार्ट में प्रॉब्लम नज़र आ जाती है, जिसके कारण वो तुरंत टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं। टेम्परेरी पेसमेकर 2 दिन रहता है। 2 दिन बाद मम्मी की फिर होती है पेसमेकर सर्जरी। तो मम्मी की पेसमेकर सर्जरी हम लोग करवाते हैं, डॉक्टर किशले श्रीवास्तव करते हैं, और बहुत सक्सेसफुल होती है मम्मी की पेसमेकर सर्जरी। उसके बाद मम्मी आईसीयू में ही रहती हैं 2 दिन। 2 दिन बाद मम्मी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा जाता है, जिनके क्लिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम तक मम्मी थोड़ी उदास हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम से आईसीयू में ही थी, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना। आईसीयू में आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। तो बट हाँ, उनकी सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है, बहुत अच्छी रिकवरी है। जो रिकवरी थी वो बहुत अच्छी थी। तो मम्मी को डिस्चार्ज 2-3 दिन रख करके डिस्चार्ज का बोल देते हैं डॉक्टर। और डिस्चार्ज के हमको मतलब कल मॉर्निंग डिस्चार्ज करना है, तो आज ही शाम को मम्मी को हो जाती है स्किन एलर्जी किसी एक मेडिसिन से। स्किन एलर्जी हो जाती है। स्किन एलर्जी का ट्रीटमेंट मम्मी का चल रहा होता है। मम्मी जैसे ही रिकवर करती हैं तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्चार्ज करा के घर ले आते हैं 1 फ़रवरी को, और 10 जनवरी को मम्मी शिफ्ट हुई थी हॉस्पिटल आईसीयू में, और 1 फ़रवरी को मम्मी ठीक होकर के घर आ जाती हैं। ये 1 फ़रवरी की है क्लिप्स जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रीज़न था गाइस अभी तक वीडियो नहीं आप लोग के साथ शेयर करने का। और आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे, एंड मेरी मदर के लिए प्रेयर करेंगे कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। सो बस अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।